16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पहली सूची है समाजवादी पार्टी की। पहली सूची जारी कर दी समाजवादी पार्टी ने। लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतारा गया। लालजी वर्मा, अनु टंडन उन्नाव से होंगे मैदान में। आनंद भदौरिया को लेकर की भी खबर है, उन्हें भी मैदान में उतारा गया। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सपा ने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और यह सूची है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव को टिकट दिया गया है। आनंद भदौरिया को धौरहरा से टिकट दिया गया। अवधेश प्रसाद अयोध्या से चुनाव मैदान में होंगे। धर्मेंद्र यादव को बदायूं से एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रविदास मेहरोत्रा लखनऊ से चुनावी मैदान में होंगे। रामप्रसाद चौधरी बस्ती से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विशाल, बहुत जल्दी लिस्ट जारी कर दी गई। हम तो अब चर्चा बीजेपी के बारे में करते हैं। बीजेपी बहुत पहले से तैयारी करती है और यहां तक खबर कल आई कि जो हारी हुई सीटें, कम से कम जो 14 सीटें, उस पर 15 तारीख तक प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें कम से कम बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल अनाउंसमेंट के मामले में समाजवादी पार्टी ने जो है अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। पहली सूची जारी कर दी है। 16 लोगों की सूची जो है वो जारी की गई है, जिसमें 3 नाम परिवार के हैं। अक्षय यादव जो रामगोपाल यादव के बेटे हैं, फिरोजाबाद से जो है वो उनको जो है दोबारा से जो है वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। पिछली बार चुनाव हार गए थे। और इसके बाद अगर हम अभी की बात करें तो डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं मौजूदा समय में। उन पर जो है दोबारा से जो है दांव खेला गया है। मैनपुरी से उनको दोबारा से टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। बदायूं से सांसद रह चुके हैं और संघमित्रा मौर्य जो मौर्य की बेटी है, उन्होंने बीजेपी से बदायूं से धर्मेंद्र यादव को चुनाव हराया था। ऐसे में अब वहाँ से जो है बदायूं से धर्मेंद्र यादव जो है वो चुनाव में प्रत्याशी रहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें शफीकुर रहमान बर्क, एक बड़ा मुस्लिम चेहरे के तौर पर माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने उन पर दोबारा से दांव खेला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि शफीकुर रहमान बर्क को टिकट देना सही है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है। तो ऐसे में उन पर दांव खेला गया। अनु टंडन की बात करते हैं। अनु टंडन कांग्रेस में काफ़ी लंबे समय तक रही, लेकिन उसके बाद उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। सपा उन्होंने ज्वाइन की। सपा में आने के बाद उन पर जो है फिर से दोबारा से जो है दांव खेला गया है। उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है लोकसभा का। और खास बात यह है कि उन्नाव में अनु टंडन का एक अच्छा खासा पुराना वोट बैंक भी रहा है। अब अगर हम बात करते हैं अवधेश प्रसाद की, अयोध्या चलते हैं। तो अयोध्या में चूंकि जो राम लहर की जो बात चल रही है लगातार, उस बीच अयोध्या में अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। क्योंकि अवधेश वर्मा की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या में पुराने नेता माने जाते हैं, अयोध्या क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पर उनका लोकल जो है एक अच्छा खासा पकड़ है कुर्मी वोट बैंक में, पटेल वोट बैंक में। ऐसे में उन पर जो है दांव खेला गया है। लालजी वर्मा बसपा के कभी बड़े एक नेता रहते थे, लेकिन सपा में चले गए। सपा में जाने के बाद सपा से विधानसभा का चुनाव लड़े, जीते। उन पर जो है अंबेडकर नगर से दांव खेला गया है। हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि राकेश पांडे के जो बेटे हैं रितेश पांडे, जो मौजूदा समय में अंबेडकर नगर से सांसद हैं बसपा से, उनको जो है समाजवादी पार्टी में शामिल कराया जाए, वहाँ से उनको चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन इन सब तमाम अटकलों पर विराम लग गया। लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर से प्रत्याशी बनाया गया है। लखनऊ से अगर बात करते हैं, रविदास मेहरोत्रा की बात करते हैं। रविदास मेहरोत्रा लखनऊ मध्य से जो है विधानसभा चुनाव जीते थे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा जीतने के बाद उनकी अटकलें लगातार चल रही थी कि उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो ऐसे में उनको जो है यहाँ से टिकट दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो पुराने कई बार के विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में पुराने नेता पे दांव खेला गया है। अब अगर हम उधर की बात चलते हैं, फर्रुखाबाद एटा की बात करते हैं या बस्ती की बात करते हैं, तो सब जगह पर जो समीकरण देखने पड़ रहा है, मतलब जो जातिगत फैक्टर है जिस इलाके का, वहाँ पर फोकस किया गया है। गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं, काजल निषाद पर जो है दांव खेला गया था, लेकिन बहुत ज्यादा दांव 2022 में जो है नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर से उनको लोकसभा का, ठीक है, मैं रोक रहा हूं। देवेश शाक्य जी हमारे साथ एटा से प्रत्याशी बनाए गए, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवेश जी, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बड़ा दांव खेला गया है आपके ऊपर, समाजवादी पार्टी ने खेला है, क्या तैयारी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें प्रत्याशी बनाया, सबसे पहले तो शुभकामनाएं देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन में पीढ़ी की चौपाल बैठकें चल रही हैं और उनके माध्यम से हम हर समाज में काम कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मान्यवर ने हम पे विश्वास जताया उस पर खड़ा उतरेंगे। जी देवेश जी, एक और सवाल है कि समाजवादी पार्टी ने इन 16 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है।
इन 16 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर क्या आखिर क्यों ये ऐलान किया गया? क्या आप लोगों को ज्यादा वक्त मिले इसलिए ये पहले नामों का ऐलान हो गया है? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे ये अच्छा रहा, जिससे हम लोग क्षेत्र में जाके अपनी तैयारियों को पूर्ण कर सकें। तो हमें समय भी मिला है और इस समय का पूरा लाभ उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि गांव में रह रहे अंतिम पायदान तक व्यक्ति तक हम लोग पहुंचे और अपने जो एजेंडा है हमारा उसको लेके जाएंगे और निश्चित तौर पे एटा लोकसभा में जीत के आएंगे। देवेश जी, क्या एटा का कोई स्पेसिफिक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर आप चुनाव में जाएंगे, या फिर राष्ट्रीय स्तर का या जो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के स्तर का जो मुद्दे हैं उनके सारे आप चुनाव मैदान में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, मतदाताओं के बीच जाएंगे? अभी वर्तमान की राजनीति में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, यही तो सबसे बड़े मुद्दे हैं जो जनता को कहीं ना कहीं चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों के साथ हम जाएंगे और संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। पीडीए से जीत मिल जाएगी देवेश जी? जरूर, निश्चित तौर पर। ठीक है, शुक्रिया आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के। देवेश शाक्य हमारे साथ एटा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो बात कर रहे थे। हमारे साथ अतीक अहमद भी मौजूद हैं। अतीक, यहां पर रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया है। लखनऊ वो सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत चुनौती होगी। हालांकि बहुत सारी सीटें जिसमें बहुत ज्यादा चुनौतियां समाजवादी पार्टी के सामने, वैसे भी अयोध्या की भी एक सीट है, लेकिन रविदास मेहरोत्रा को लेकर के लोग क्या कह रहे हैं? उन्हें जो ये जिम्मेदारी दी है, उनके कंधों पर एक सीट जिताने की जिम्मेदारी जो पार्टी ने दी है, उसे किस तौर पर देखते हैं लखनऊ के लोग? बिल्कुल कह सकते हैं कि रविदास मेहरोत्रा एक बड़ा चेहरा हालांकि रहे हैं समाजवादी पार्टी में, और इस समय वो विधायक भी हैं मध्य से। तो कह सकते हैं कि जब वो विधायक जीते तो तमाम ऐसी सीटें थी जो बीजेपी खाते में गई थी, मगर उनकी सीट जब निकल गई थी तो ये बड़ा दाव खेला है, बड़ी जिम्मेदारी दी है रविदास मेहरोत्रा को कि लोकसभा चुनाव को लखनऊ में कहीं ना कहीं लड़ेंगे और कांग्रेस और बीजेपी से उनकी टक्कर रहेगी, हालांकि बसपा टक्कर रहेगी। आम जनता लखनऊ की से पूछ लेते हैं, लखनऊ की जो सीट है, हालांकि जो प्रत्याशी है उनकी सीट घोषित कर दी गई है, लखनऊ की जो सीट है रविदास मेहरोत्रा जो विधायक है उनको दे दी गई सभा से, क्या लगता है कितनी जीत वो दे पाएंगे? नहीं, पूरी तरीके समाजवादी पार्टी ने जो आज मेरे हिसाब से 1 महीना लेट इन लोगों के नाम घोषित किए हैं और इनको पहले ही कर देना चाहिए। और रविदास मेहरोत्रा बहुत मजबूत चुनाव लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माननीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं वो लोकसभा से सांसद यहाँ लखनऊ से हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, पूरी तरीके से मजबूती से रविदास मेहरोत्रा एक जमीनी लीडर है, इस वजह से वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से समाजवादी और जो गठबंधन में दल है, इनको सबको क्लियर करके पहले से इनको प्रत्याशी घोषित करना चाहिए। जब समय रहेगा तो प्रत्याशी जो है अपने क्षेत्र में जा करके पूरी मजबूती से काम करेगा। वैसे कहना है कि समय पहले मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं जो जीत का फॉर्मूला है और जो तैयारी यहाँ कर सकते हैं। रविदास जी की बात करें तो उनको टिकट मिल गया लखनऊ से, कैसा काम अब तक किया, क्योंकि विधायक भी रहे हैं, कई बार यहाँ पर जीत चुके हैं, अब उनको मौका दिया गया लोकसभा चुनाव का? देखिए, बिल्कुल अगर मेहरोत्रा जी को अगर मौका मिला है, यहाँ वो चीर परिचित चेहरा है, समाजवादी पार्टी को भरोसा समाजवादी पार्टी ने किया है। आज समाजवादी पार्टी का जो सिस्टम है, जो उनका टिकटों का आवंटन की जो व्यवस्था है, जो लड़ने के मोमेंट में जातीय समीकरण है, ये सारा एक एक अक्षर से हम समझते हैं कि उसका अनुकरण किए होंगे और इसके बाद जो है अखिलेश जी ने उनका टिकट फाइनल किया होगा। इसके लिए मेहरोत्रा जी को आप फिर अखिलेश जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। ठीक है, उत्कर्ष वर्मा जी हमारे साथ लखीमपुर खीरी से प्रत्याशी बनाए गए, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वर्मा साहब, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हेलो वर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, अब आ रही है आवाज। मैं कह रहा हूं सर, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी जी जी, धन्यवाद। सर, कैसे चुनाव जीतेंगे? अब तो आपको प्रत्याशी बना दिया है पार्टी ने, कैसे चुनाव की रणनीति तैयार की आप लोगों ने, क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग पीडीए को लेकर के, जो पीडीए की रणनीति है हमारी पार्टी की, उसको लेके हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और लोगों को पीडीए से जोड़ करके चुनाव जीतेंगे। उत्कर्ष जी, लखीमपुर खीरी को लेकर के, बहुत किसान आंदोलन को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा क्या?
देखिए, किसान तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से किसान का हित नहीं हुआ है, इसलिए किसान नाराज है और वो पीडीए के साथ जाके समाजवादी पार्टी को वोट देगा। उत्कर्ष जी, लखीमपुर खीरी को लेकर के स्पेसिफिक कोई इशू है या फिर आप लोग प्रदेश स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे समाजवादी पार्टी के हैं उसके सारे आप लोग चुनाव मैदान में जाएंगे, या फिर लखीमपुर खीरी को लेकर के भी स्पेसिफिक कोई मुद्दा है जिसे आप लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर तो मुद्दे है ही हैं, साथ ही साथ में लोकल के भी मुद्दे बहुत से हैं। जैसे ये गन्ने का क्षेत्र है और बहुत 3-4 साल बाद केवल 20 रुपए गन्ने का बढ़ाया गया है, जबकि लागत किसानों की बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा हमारे वहाँ जो यहाँ पे सांसद हैं अजय मिश्र टेनी जी भारतीय जनता पार्टी से, उनके बेटे ने बहुत बड़ा कांड यहाँ पे किया था किसानों का, किसानों को कुचल के हत्या की गई थी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्कर्ष जी, आप लोगों को टाइम ज्यादा दिया गया है, पार्टी ने पहले से आपके नाम का ऐलान भी कर दिया, 16 प्रत्याशियों की सूची का ऐलान किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कोई रीजन है, कोई वजह है जिसके आधार पर ये लखीमपुर खीरी सीट भी है जिसे पहले जहां पर प्रत्याशी तय कर दिया गया? देखिए, लखीमपुर खीरी लोकसभा की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की सीट रही है, यहाँ की जनता समाजवादी है और इस पे कई बार सांसद समाजवादी पार्टी से रहे आदरणीय रवि प्रकाश वर्मा जी, वो इस सीट से 3 बार जीत करके सांसद लगातार लोकसभा में गए जी। उसके बाद में 2 चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीती, लेकिन वोट हमेशा यहाँ से अच्छे मार्जिन से समाजवादी पार्टी ठीक है पाती रही है। उत्कर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए। काजल निषाद जी हमारे साथ जुड़ गई है, उन्हें गोरखपुर से फिर से प्रत्याशी बनाया है। काजल जी, स्वागत है आपका। एक बार फिर से भरोसा जताए समाजवादी पार्टी ने आपके नाम पर? बहुत बहुत बधाई हो पत्रकार महोदय, आपको भी और सभी दर्शक मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार हो और सभी को बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, मेरी जनता जो है इस बार चुनाव लड़ेगी और भरोसा इसलिए भी जताया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और उनको मैं धन्यवाद कहती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ मेरे शीर्ष नेतृत्व को कि फिर से दलित पिछड़ों की जो वो सच में लड़ाई लड़ते हैं वो सही हम लोग सभी मान गए और सभी मान रहे हैं कि ये बात सत्य है। काजल जी, मैं ये सवाल हर एक प्रत्याशी से पूछा जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ गोरखपुर का स्पेसिफिक कोई मुद्दा आप उठाना चाहेंगी या फिर जो राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं उसके सारे चुनाव मैदान में जाएंगी आप? देखिए, लोकसभा का मुझे टिकट दिया गया है और आज ही फाइनल हुआ है, तो जिस तरह का मैं मेरे 5 विधानसभा मेरे अंडर में आते हैं, सभी का मुद्दा अलग अलग है और सभी मुद्दे मैं उठाना चाहूंगी। और स्पेसिफिक अगर गोरखपुर का ही मैं कहूँ, क्योंकि मैं महापौर का चुनाव लड़ चुकी हूँ, तो जिस तरह से मैंने देखा था कि किस तरह से नालियां लबालब भरी हुई थी और कूड़ा कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है, आज भी वो साफ नहीं हुआ है, आज भी मवेशी जानवर ऐसे ही घूम रहे हैं। कल मैं कैंपियरगंज गई थी क्योंकि लगातार पीडीए वाला कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर चल रहा है, वो लगातार कार्यक्रम हम कर रहे हैं जन पंचायत का और भरपूर सहयोग साथ आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। तो कल ही मैं कैंपियरगंज गई थी और मैंने देखा था कि झुंड के झुंड जानवर एक खेत में घुसे हुए थे, वो किसान बेचारे परेशान हो गए थे। वो वीडियो मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी डाला हुआ है, तो आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह झुंड जानवर है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसी मुद्दे और रोज अगर मैं न्यूज़पेपर उठा के देखूं तो कोई ना कोई कांड कहीं ना कहीं होते हैं। अब भी मैं मोहनाग से आ रही हूँ, कैंपियरगंज के मोहनाग ग्राम सभा से, आप यकीन नहीं करेंगे मेरे भाई, 19 महीने का बच्चा था और उसको पटक पटक के मार दिया था एक लड़के ने। तो ये अपराध लगातार चल रही है, अपराध कब रुकेंगे? ये सारे ठीक है काजल निषाद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। समाजवादी पार्टी ने बहुत मुश्किल सीट से आपको प्रत्याशी बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नीना जैन हमारे साथ सहारनपुर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नीना, इस लिस्ट पर लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने एक प्रत्याशी की लिस्ट जारी कर दी है। आप क्या कहेंगे, सत्ता को कितना लाभ रहेगा इससे? ऐसा है, जो एक इनका गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, जब तक उनके सब सीटों को बंटवारा ना हो, जो और अलायंस है उनके, तो उसके बाद अगर सीट ये लिस्ट जारी होती तो अच्छा होता। ये तो इनकी मजबूत सीटें हैं, इतनी जल्दी करने का तो ये है कि दूसरे जो ग्रुप है इसमें, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, कांग्रेस हो या दूसरे जो घटक दल हैं, उनको ये झटका देने वाली बात है, उनको नीचे दिखाने वाली कि देखिए, अगर आप हमारे से कंपाउंड नहीं करेंगे, जिस तरह सीटें गिने जा रहे हैं इस तरह नहीं रहेंगे, तो हम अपने डिक्लेयर कर रहे हैं उम्मीदवार। तो ये तो एक दबाव बनाने वाली नीति है, इतनी जल्दी इनको डिक्लेयर करना। और मेरे ख्याल से इसमें ज्यादातर उनके परिवार के लोग हैं, जो जीते हुए लोग हैं, तो ये तो उनकी अपनी दी
लेकिन ये प्रेशर बनाने वाली बात है मेरे हिसाब से। तो जिसको जो इंडिया गठबंधन है तो झटका लगेगा और दूसरी पार्टी के अंदर मायूसी होगी और आम जनता पे भी ये मैसेज जाएगा कि आज तो खुद ही सर्वे हो रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है इसका कितना फायदा? ठीक है रीना, मैं लौटता हूं। विशाल से मैं एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, एक सवाल का जवाब लेना चाहता हूं। विशाल, इन 16 सीटों को अगर हम देखें तो इनके प्रत्याशियों के ऐलान के पीछे की वजह क्या दिखाई देती है? कोई स्पेसिफिक वजह दिखाई देती है? ये मुश्किल सीटें हैं, आसान सीटें हैं, पहले यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान करने से समाजवादी पार्टी को क्या फायदा मिल सकता है, या फिर ये वो सीट है जहां पर प्रत्याशियों का चयन का आधार कुछ तय किया गया था समाजवादी पार्टी के अंदर? देखिए, इसमें अगर आप इस पूरी लिस्ट को देखिए तो इसमें अगर हम 11 प्रत्याशी जो है वो ओबीसी से आते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ये जो बात कर रहे हैं, बार बार पीडीए की बात की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो पीडीए का जो पूरा एक असर है वो आपको छाप जो है वो इस पूरी लिस्ट में दिखाई पड़ेगी। परिवारवाद बिल्कुल है, 3 सीटें जो है परिवार को दे दी गई हैं 16 में, और आगे तमाम और भी सीटें हैं, आजमगढ़, कन्नौज, तमाम सीटें हैं जहाँ से जो है ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशी जो है परिवार के लोग उतरेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखिए तो 11 सीटों पर ओबीसी है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी ने किसी भी तरह से कोई नया जो है कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया, मतलब जो चेहरे पुराने थे उनको ही इस बार जो है मौका दिया गया है, जो चुनाव लड़ चुके हैं, जिनको अनुभव है। मतलब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये जान रहे हैं कि जो चुनाव लड़ा है उसको ये पता है कि वहाँ की स्थितियाँ क्या है, और इसी वजह से उन पर जो है दांव खेला गया। 2 मौजूदा समय में विधायक हैं, अगर आप देखिए लालजी वर्मा और रविदास मल्होत्रा, ये दोनों विधायक हैं। लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से विधायक है और रविदास मल्होत्रा लखनऊ से विधायक है। शफीकुर रहमान बर्क सांसद हैं, डिम्पल यादव सांसद हैं, इनको रिपीट किया गया है। ठीक है विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम सहयोग का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर बातचीत करने के लिए, अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, 16 उम्मीदवारों की लिस्ट है, 2 विधायक और 2 मौजूदा सांसदों के नाम इसमें शामिल है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी थी।